नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव समेत खेल जगत ने इस खास अंदाज में दी कपल को बधाई। बिगड़ने वाला है यूपी के इन शहरों का मौसम, आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि का भी अनुमान। आईपीएस बृंदा शुक्ला का अनोखा अंदाज, आदिवासी महिलाओं से बोली बेवजह की लोक लाज त्यागे। प्रयागराज में नीम के पेड़ से अचानक निकली दूध की धारा, चमत्कार मानकर पूजा करने लगे लोग। पटना में सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद, जबरन चंदा वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई। आदेश के खिलाफ मैदान में उतरे प्रिंसिपल, मामले में प्रशासन को करना पड़ा हस्तक्षेप। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील स्थित एक सरकारी विद्यालय में जहां प्रधानाचार्य की जिद के चलते पूरे जिला प्रशासन को परेशान होना पड़ा। दरअसल जिला निदेशक के पास विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ वही की शिक्षाओं के साथ द्वारा गलत बर्ताव करने की शिकायत पहुंची थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए निदेशक ने उन्हें एपीओ आदेश जारी किया था। जब प्रधानाचार्य तय है ये बात पहुंची तो उन्होंने निदेशक के एपीओ आदेश मानने से इनकार कर दिया और ये तक कह दिया कि मेरे ऑफिस में मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं आएगा। पूरा घटनाक्रम यही समाप्त नहीं हुआ। प्रधानाचार्य ने विद्यालय पहुंचे जिला मुख्यालय से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य शिक्षा अधिकारियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए पहले उनसे वार्ता आलाप नहीं की, लेकिन जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया तब जाकर वो बातचीत के लिए राजी हुए। मामले में सिवाना उपखंड अधिकारी दिनेश बिश्नोई ने बताया कि पहले तो प्रधानाचार्य ने मामले में किसी भी अधिकारी से बातचीत करने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा कि मैं किसी अधिकारी की बात को नहीं मानूंगा और मुझे कोई आदेश नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने निदेशक गौरव अग्रवाल के एपीओ आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया। सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही है। एक तरफ जहां छात्र मूर्ति स्थापित करने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि इस शुभ दिन पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसी सिलसिले में सभी थानों के तरफ से शांति समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में सरस्वती पूजा को शांति के करवाने के लिए सभी लोगों से चर्चा भी हो रही है। सभी आयोजकों को पूजा करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राजधानी के सभी हॉस्टलों में छापेमारी चल रही है ताकि पूजा में कोई व्यवधान ना डाला जाए। इस साल सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस एक ही दिन है। इसको लेकर सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक कर रहे हैं। बैठकों के बाद थानाध्यक्ष ने सदस्यों को बताया कि पूजा आयोजकों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। आयोजकों को विसर्जन की तिथि और मार्ग आवेदन में स्पष्ट करना होगा। जबरन चंदा वसूली करने वाले और असामाजिक तत्वों से संबंध में सूचना थाने के मोबाइल नंबर पर ही दिया जा सकता है। प्रयागराज से लगे कौशाम्बी जिले में इन दिनों अजीब गरीब मामले देखे जा रहे हैं।
चायल इलाके में नीम के पेड़ से सफेद दूध जैसा एक पदार्थ निकल रहा है जो आसपास के जिलों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जलालपुर घोसी गांव में सालों पुराना एक नीम का पेड़ है। कुछ दिन पहले पेड़ के पास के लोगों ने देखा कि पेड़ से एकदम सफेद दूध की तरह कोई पदार्थ निकल रहा है। दूध की बहती धारा को देखकर वहां पर भीड़ एकत्रित होने लगी। खास बात तो यह है कि इसे चमत्कार मानकर लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। ये खबर आगे की तरफ से जिले से के कई गांवों में फैल चुकी। इसे लोग माता का चमत्कार बता रहे हैं। घर से पूजा की सामग्री लेकर पेड़ की पूजा भी प्रारंभ कर दिया गया है। पिछले 3 दिनों से गांव में आवाजाही बढ़ गई है। वही जानकार जहां इसके पीछे की वजह किसी वैज्ञानिक कारण को मान रहे हैं, तो वही लोग इसे धर्म और आस्था का प्रतीक बताकर भव्य पूजा पाठ कर रहे हैं। चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में कभी डकैतियों का साम्राज्य हुआ करता था। वहीं महिलाएं डकैतों के खिलाफ खौफ के कारण खुलकर ना तो कुछ बोल पाती थी और ना ही प्रशासन के पास पहुंच पाती थी। कोला आदिवासी महिलाएं घूंघट में ही रहकर अपनी जीवन यापन करने के लिए मजबूर रहती थी। हालांकि अब इस क्षेत्र से डकैतों का साम्राज्य खत्म हो चुका है। वहीं कोला आदिवासी महिलाएं पुलिस और प्रशासन को लोक कल्याणकारी व्यवहार को समझ सकें, इसके लिए चित्रकूट जिले के एसपी आईपीएस वृंदा शुक्ला अपने बीच पहुंची है। जबकि एसपी से महिलाएं जुड़ती दिख रही हैं, वहीं उनके सामने आदिवासी महिलाएं अपनी बात खुलकर रख रही हैं। महिला आईपीएस वृंदा शुक्ला आदिवासी महिलाओं से घरेलू हिंसा, गाली गलौज, मारपीट और उत्पीड़न होने पर कैसे लड़े और पुलिस से कैसे मदद ले, इसके बारे में जानकारी देती दिखी। इसके साथ ही वो 112 डायल करके कैसे पुलिस को मदद के लिए बुला सकती हैं, थाने में सूचना देने, और यदि कोई नहीं सुनता है तो सीधा पुलिस अधीक्षक से मिलने और उन्हें सूचित करने की बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के प्रति होने वाले किसी भी तरीके के अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही महिलाओं से निवेदन किया कि आप खुले में शौच ना जाएं और घर पर बने शौचालय का प्रयोग करें। यदि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना आपके साथ होती है तो तत्काल पुलिस से संपर्क करें। हम आपके साथ हर कदम पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदलने लगा है। मौसम विभाग ने 3 शहरों के लिए आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। खासतौर पर मंगलवार को कुछ इलाके में बारिश से तहवतर हो चुके हैं। इसके अलावा ओलावृष्टि भी हो सकती है। लखनऊ मौसम विभाग का ताजा अलर्ट के मुताबिक रामपुर, एटा, गंज डुंडवारा और आसपास के इलाकों में अगले 2 घंटों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है। ऐसा ही अलर्ट हरियाणा के हिसार बरवाला के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में लखीमपुर खीरी, सीतापुर, एटा, कानपुर, रैया, शाहजहांपुर, फारुखाबाद, बहराइच, कसमगंज, मैनपुर, बदायूं सहित कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। लखनऊ मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दनीश ने बताया कि लखनऊ में मंगलवार बारिश के आसार दिख रहे थे और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और पश्चिम जिलों में भी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ ही बारिश हो सकती है। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी केएल राहुल और बॉलीवुड अभिनेत्री अथिया शेट्टी सोमवार को शादी के बंधन में बंध गए। 4 साल से इन दोनों के रोमांस के चर्चे हर जगह थे और लंबे समय से इनकी शादी के कायस लगाए जा रहे थे। ये आखिरकार संपन्न हो गए। इन दोनों की शादी के बाद सोशल मीडिया पर नए कपल को बधाई देने का दौर शुरू हो गया और भारतीय टीम के कई सितारों ने अपने साथी को खास अंदाज में बधाई दी। केएल राहुल और अथिया शेट्टी की शादी के संपन्न होने का ऐलान खुद अथिया के पिता और बॉलीवुड के अन्य सुनील शेट्टी ने किया था। उनके ऐलान के बाद केएल ने अथिया के लिए ट्विटर पर एक पोस्ट भी लिखा। इस पर विराट कोहली, सानिया मिर्जा समेत कई खिलाड़ियों ने रिएक्ट किया था।
कोहली ने इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करते हुए बधाई लिखा और उन्होंने इसने आगे दिल भी बनाया। वहीं इसके अलावा सानिया मिर्जा ने भी लिखा कि दोनों शानदार लोगों को बधाई। बॉलीवुड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां और उनकी पत्नी जैनब उर्फ अलिया के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। नवाजुद्दीन की मां मेहरुन्निसा सिद्दीकी ने उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसके बाद पुलिस ने अभिनेता नवाजुद्दीन की पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया है। बरसोबा पुलिस के अनुसार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां मेहरुन्निसा सिद्दीकी ने अभिनेता की पत्नी जैनब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है और उसके बाद ही बरसोबा पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। जैनब का नवाजुद्दीन की मां से विवाद हुआ था। तीनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। जैनब नवाजुद्दीन की दूसरी पत्नी है। पुलिस ने नवाजुद्दीन की मां मेहरुन्निसा सिद्दीकी की शिकायत पर ही मामला दर्ज कराया है। इस बीच देखा जाए तो जैनब पर आरोप है कि वो जिस बंगले में गई थी वहां उनकी नवाजुद्दीन की मां से बहस हुई थी, जिसके बाद केस दर्ज करवाया गया था। नवाजुद्दीन और जैनब उर्फ अलिया की शादी साल 2010 में हुई थी। जैनब नवाजुद्दीन की दूसरी पत्नी है। लॉकडाउन के दौरान दोनों के बीच अनबन की खबरें भी सामने आ रही थी। उसी दौरान दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। बात तलाक तक पहुंच गई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया ने नवाजुद्दीन के खिलाफ परिवार पर मारपीट के आरोप तक भी लगाए थे। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पहली शादी अपनी मां की पसंद की लड़की सिवा से की थी। वो उत्तराखंड के दल्हानी की रहने वाली थी, लेकिन भाई ने रिश्ते को लेकर आपत्ति दिखाई थी। इसके बाद दोनों अलग हो गए थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा की जताकर सबको हैरान कर दिया। राजभवन की तरफ से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, मैंने राज्यपाल के पद से हटने की इच्छा व्यक्त की है। केसरिया ने 9 सितंबर 2019 को महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था। इस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि केसरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा के दौरान पद छोड़ने और अपना शेष जीवन पढ़ने लिखने और अन्य इत्मीनान की गतिविधियों में बिताने की इच्छा व्यक्त की है। राजभवन द्वारा जारी एक बयान में राज्यपाल केसरिया ने कहा, महाराष्ट्र जैसे महान राज्य संतों, समाज साधुकरों और वीर सेनानियों की भूमि के राज्य सेवक या राज्यपाल के रूप में सेवा करना मेरे लिए एक बेहद सम्मान और सौभाग्य की बात थी। केसरिया ने कहा कि पिछले 3 साल से कुछ ज्यादा समय के दौरान महाराष्ट्र की जनता से मिली प्यार और स्नेह को मैं कभी नहीं भूल सकता। माननीय प्रधानमंत्री की हाल ही की मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और अपना शेष जीवन पढ़ने लिखने और अन्य गतिविधियों में बिताने की अपनी इच्छा से अवगत करवाया है। जिला लोक शिकायत में जांच के दौरान पूर्व पार्षद व सामाजिक कार्यकर्ता धीरज कुमार ने डुमराव गांव परिषद में व्यक्त भ्रष्टाचार आरोप लगाए हैं। जांच के दौरान जांच अधिकारी एडीएम कोसरी चौधरी ने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। दरअसल पूर्व पार्षद धीरज कुमार ने 5 खुले पत्र निकालकर डुमराव गांव परिषद में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस पर नगर विकास व आवास विकास ने डीएम की जांच करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने एडीएम केशरी चौधरी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया था, जिसमें डुमराव एसडीओ कुमार पंकज और कोषागार पदाधिकारी को शामिल किया गया था। डीएम सह जांच अधिकारी किशोर प्रसाद ने कहा कि पिछले दिनों वे जांच के लिए डुमराव गए थे। जिला लोक शिकायत कार्यालय में नगर परिषद डुमराव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच की जा रही है। इस दौरान शिकायतकर्ता धीरज कुमार तथा भ्रष्टाचार के आरोपी
कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार को सुनवाई में बुलाकर साक्ष्य मांगे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जांच में भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए गए तो दोषी पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में टूरिस्ट की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। शिमला के सोंगी महली बाईपास पर पंजाब नंबर की गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की वहीं पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। यहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान कृष्णपुत्र चंदिया नंगल पंजाब, अमरपुत्र जैल सिंह नंगल और राजवीर पुत्र लुधियाना पंजाब के रूप में हुई है। घायल की पहचान लखन पुत्र बालक नंगाल का रहने वाला है। हादसा सोमवार रात को करीब 9 बजे पेश आया और पुलिस को दिए बयान में घायल लखन ने बताया कि वो लोग कबाड़ का काम करते हैं। सोमवार को जब वो सोलन की तरफ जा रहे थे तो महली बाईपास पर बने बनोग गांव में उनकी गाड़ी करीब 900 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु के बल्लोर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार को एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी को बीच सड़क पर चाकू से लगातार कई बार मार कर उसकी हत्या कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि आसपास के लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे। घटना इलाके में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की पहचान पुनीता के रूप में हुई है। पुनीता एक निजी जूता कंपनी में काम करती थी। सोमवार देर शाम वो काम करके वापस घर लौट रही थी, तभी बीच सड़क पर उसके पति जयशंकर ने उसे रोक लिया। जयशंकर ने किसी बात को लेकर उससे झगड़ा शुरू कर दिया। उस समय दोनों सड़क के पास ही खड़े थे। पुनीता वहां से लगातार जाने की कोशिश कर रही थी और जयशंकर बार बार उसे रोक रहा था। ऐसे में ही उसने उसका कत्ल कर दिया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर शनिवार को जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद अब वो यूपी के बागपत में बरनावा आश्रम में रह रहा है। कल उसने अपने आश्रम में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसी कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा बीजेपी के कई नेता शामिल हुए, जिसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इन नेताओं पर भी निशाना साधा। गौरतलब है कि रेप और हत्या जैसे मामलों में राम रहीम जेल में सजा काट रहे हैं। पैरोल पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने कल यानी सोमवार को हरियाणा समेत अन्य राज्यों में अपने स्वयं सेवकों द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी के नेता राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी शामिल हुए थे। रामचरितमानस को लेकर नेताओं के विवादित बयान लगातार सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन किया है। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया था। बता दें कि अक्टूबर 2022 में आपके विधायक को इससे पहले दिल्ली में एक जनसभा में हिंदू विरोधी शपथ के चलते कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब राजेंद्र गौतम ने राजस्थान के अजमेर में एक प्रोग्राम के दौरान रामचरितमानस पर टिप्पणी की है। गौतम का बयान है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में वो कह रहे हैं कि बिहार के मंत्री के बयान पर टीवी में डिबेट चल रही थी। शिक्षा मंत्री ने मनुस्मृति और रामचरितमानस पर विचार प्रकट किए तो पूरे देश का मीडिया उनके पीछे पड़ गया। मैं पूछता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र चंद्रशेखर ने गलत क्या कहा?
अपनी मर्जी से क्या कहा। जो मनुस्मृति और रामचरितमानस में लिखा है, इस पर उन्होंने यही तो कहना है और यही तो लिखा गया है, वो गलत है, स्त्री और दलित विरोधी है। क्या हमें चंद्रशेखर के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या समाज समतावादी और ममतावादी प्रसंग लोगों के आंख बंद करके अंधे लोगों का अनुसरण करना चाहिए? नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले को सबसे पिछड़े जिलों में स्थान दिया है। हालांकि भगवान श्री राम की तपोस्थली त्रेता युग से ही आकर्षण का केंद्र रही है, इसलिए अब सरकार चित्रकूट के विकास के लिए कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में चित्रकूट को ग्लोबल सिटी के स्वरूप में विकसित करने के लिए पुरातत्व और पर्यटन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। इसी के तहत यहाँ मुख्यालय करवी नगर पालिका के चौक चौराहे ट्रैफिक चौराहा का सौंदर्यकरण और चौड़ीकरण करने के साथ ही सभी पार्क तालाब और मिनी खजुराहो कहे जाने वाले गणेश बाग का उद्धार, कोठी तालाब आदि जो कचरे से भरा पड़े थे, दुरुस्त किए जा रहे हैं। चित्रकूट को ग्लोबल सिटी का रूप चाइनीज डेवलपमेंट मॉडल के आधार पर ही दिया जा रहा है। चित्रकूट के रामघाट पार्क और पौराणिक बिल्डिंग का उद्धार पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर किया जा रहा है। रास्ते सुंदर किए जा रहे हैं तो शहर की खूबसूरती को दाग लगा रही कुछ बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है। अतिक्रमण हटाकर पार्क बनाया जा रहा है। ग्लोबल सिटी का मॉडल ऐसा तैयार किया जा रहा है जिससे प्राचीनता और नवीनता का संबंध दिखाई दे। इस साल विधानसभा चुनाव में रिपीट होने के साथ ही कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार सुपड़ा साफ की स्थिति को खत्म करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की रणनीति के पहले चरण में दलित आदिवासी सीटों पर फोकस किया है। इसके तहत राजस्थान की 7, मध्य प्रदेश की 10 और छत्तीसगढ़ की 4 सीटों को लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन में शामिल किया गया है। कांग्रेस नेतृत्व ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को देखते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने वाली 121 सीट में से पहले चरण में 50 आरक्षित सीटों को चुना है, जिन पर अभी से फोकस किया जा रहा है। राजस्थान में पिछला विधानसभा चुनाव जीतने और अशोक गहलोत के सरकार बना लेने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को सभी 25 सीटों पर हार झेलनी पड़ रही है। पार्टी इकाईमन का मानना है कि दलित आदिवासी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाता परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहे हैं। 2 लोकसभा चुनावों में इन वोटर्स के दूर होने का खामियाजा पार्टी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। पार्टी अब नई रणनीति के साथ इन सीटों पर वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। इसी के तहत दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 50 आरक्षित सीटों पर लीडर तैयार करने का कार्यक्रम करने की मंजूरी भी दे दी है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।